अब तक आपने पढ़ा कि देवांश किसी काम से एब्रॉड चला जाता है और रात को अनामिका जब क्रिस्टल के साथ एक ठेले पर खाना खा रही होती है तो वहां बहुत सारे गुंडे उनके ऊपर हमला कर देते हैं। अब आगे अनामिका ने जल्दी से उसे स्टोव ओनर को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद की और एक बार ऊपर से नीचे तक देखा तो खुशकिस्मती से बस उन्हें पैरों पर हल्की चोट आई थी। जल्दी जल्दी जाओ यहाँ से, मुझे पक्का यकीन है कि वह लोग और गुंडे लेने गए होंगे। उस स्टोव ओनर ने खड़े होने की कोशिश की मगर उन्हें बहुत चक्कर आ रहे थे। अनामिका ने जल्दी से अपने बैग से कैश निकाला और उन्हें देते हुए कहा, यह आज के डैमेज के लिए इस सारी चीज ठीक कर लीजिएगा। नहीं, मैं यह नहीं ले सकता। उस तो उन्होंने मना में मना करने की कोशिश की क्योंकि वह देख सकता था कि अनामिका और क्रिस्टल की इसमें कुछ गलती नहीं थी। प्लीज इसे रख लीजिए। अनामिका ने वह पैसे स्टोव ओनर को दिए। एक टैक्सी रोकी और जब वह वहां से जाने वाली थी तो उसने अपना वह छोटा सा बनी बैग उठाया। वह पूरी तरह से गंदा हो गया था और उसके अंदर की हर एक चीज भी जिसे देखकर अनामिका की आंखों में डार्कनेस दिखाई दी। वह किसी भी कीमत पर पता करने वाली थी कि यह किसका क्या धरा है और वह उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। मैम क्या पहले हम अस्पताल चले। क्रिस्टल लगभग रोने ही वाली थी और वह इन सब के लिए खुद को ब्लेम कर रही थी। उसे लग रहा था कि अगर वह अनामिका को यहाँ खाना खिलाने नहीं लाई होती तो उन पर इस तरह अटैक नहीं होता। ये जगह बहुत ही अजीब थी, यहाँ पर बहुत कम लोग आते थे और आसपास कोई सर्विलांस कैमरा भी नहीं था। बस थोड़ी सी चोट है, कोई बड़ी बात नहीं है। अनामिका ने अपने हाथ और पूरी बॉडी को चेक करते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास वह दवाई है जो मैंने तुम्हें दी थी घर पर। क्रिस्टल ने जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, चलिए घर जाकर दवाई लगा लेते हैं। खुशकिस्मती से कुछ भी टूटा नहीं था। चलो। अनामिका ने पहले क्रिस्टल को उसके घर पर छोड़ गाड़ी से उतरने के बाद क्रिस्टल ने पूछा, मैम वह लोग कौन थे और आपका हाथ है। इट्स ओके, कल तक ये ठीक हो जाएगा। और जहां तक बात रही वह लोग कौन थे, इस सवाल का जवाब तो अनामिका के पास भी नहीं था। उसे बस इतना पता था कि वह और क्रिस्टल ही आज के अटैक के टारगेट थे। वह शॉप का ओनर तो इन सब में फालतू में घसीटा गया। मैम, ज्यादा मत सोचो, कल तुम्हारा कंपटीशन है इसलिए आज रात अच्छे से आराम करना। अनामिका ने उसे थोड़ा सा समझाया और उसके बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद टैक्सी से ओबरॉय मेंशन के लिए निकल गई। वही हर्षित हमेशा की तरह वक्त पर सो गया था। शॉव लेने के बाद अनामिका ने ड्राइवर ओपन किया। उसमें वह दवाई थी जिसकी जरूरत थी तो उसने उसे अपने घाव पर लगा लिया और काफी अच्छे से उसे पर एक पट्टी बंद दी और फिर अपना फोन निकाल कर उसी ने किसी को कॉल किया और काफी ठंड आवाज में कहा, उन 20 कमीनों को ढूंढो जो ओब्रोया कॉर्पोरेशन के बाहर तमाशा खड़ा कर रहे थे, जल्द से जल्द। उन्होंने आपको गुस्सा दिलाया। दूसरी तरफ विक्रम था जो अनामिका का गुस्सा महसूस कर सकता था। उसने कहा, मैम कौन थे वह लोग जिसने आपको परेशान करने की कोशिश की है। अनामिका ने अपने खराब हुई बनी बैग की तरफ देखा और उसकी आंखें और डार्क हो गई और उसने कहा, मुझे जानना है कि उन्हें किसने भेजा था। समझ गया मैम, विक्रम ने तुरंत कहा और फोन कट कर दिया। अनामिका ने उस बनी बैग उसको साफ किया और उसके अंदर की हर एक चीज को पोंछा। उसके अंदर की चीज रेप की गई थी इसलिए वह ज्यादा गंदे नहीं थे। भले ही अनामिका के पीरियड्स नहीं आए थे मगर देवांश की सोच ने ही और उसकी केयर ने अनामिका के दिल को गर्माहट पहुंचाई थी। अगले सुबह अनामिका ने सावर के बाद अपनी पट्टी हटा दी ताकि उसे पर किसी का ध्यान न जाए और नाश्ता करने के बाद वह गराज जाने लगी गाड़ी निकालने के लिए। मैम आपके भाई कल रात भी आपके इंतजार कर रहे थे। रीना ने जल्दी से उसके पीछे पीछे जाते हुए कहा, आज रात आप। आज मैं घर आ जाऊंगी टाइम से। अच्छी बात है। रीना का मूड तुरंत ठीक हो गया। अगर अनामिका टाइम पर घर आ जाती है तो नताशा कोई प्रॉब्लम नहीं कर पाएगी। भले ही उसने अपने सामने नताशा को बड़े होते हुए देखा था मगर उसे अनामिका ही ज्यादा पसंद थी। उसे ऐसा ही लगता था कि अनामिका काफी काइंड और अच्छी बिहेवियर की है, जबकि नताशा में ऐसा कोई बात नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई एग्जामिनेशन सेंटर, यह वह जगह थी जहां एनुअल तौर पर ऐसे फंक्शंस किए जाते थे। अनामिका ने अपनी गाड़ी सेंटर के बाहर एक पार्किंग लॉट में पार्क की और एंट्रेंस की तरफ जाने लगी क्रिस्टल को ढूंढने के लिए। केंद्र पर बहुत सारे फ्लैग और बैनर से लगाए हुए थे। वह पूरी जगह कंटेस्टेंट से भरी हुई थी। आज बहुत सारे कंटेस्टेंट्स थे और कुछ जर्नलिस्ट भी दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। कोई भी फेमस डिजाइनर जो हो वहां आता तो वह तुरंत उन लोगों उसकी पिक्चर खींचने लगते। क्रिस्टल जो साइड में खड़े होकर इंतजार कर रही थी, जैसे ही उसने अनामिका को आते हुए देखा उसने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं यहाँ पर मैम। अनामिका ठंडे और सख्त एक्सप्रेशन के साथ उसके पास जाते हुए कहा, अभी से बस मुझे अनामिका बोलो, आज मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ। ओके। क्रिस्टल ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया हुए कहा, क्या आपने नाश्ता किया। हाँ कर लिया। आपने अपनी चोट पर बैंडेज क्यों नहीं लगाई। क्रिस्टल ने अनामिका के हाथ पर अभी भी चोट देखी तो जल्दी से अपने बैकपैक से दवाई निकलते हुए कहा, मैं अभी आपकी चोट पर बैंडेज कर देती हूँ, मैं अपने साथ मेडिसिन बॉक्स लेकर आई हूँ।
उसकी कोई जरूरत नहीं है। अनामिका नहीं चाहती थी कि उसकी बैंडेज लगने की वजह से सब लोगों का ध्यान उसके हाथ पर जाए। कॉन्टैक्ट वेन्यू पर चारों तरफ कैमरा लगे हुए थे, उसे आज ये सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं बनना था। जब क्रिस्टल ने देखा कि अनामिका बैंडेज नहीं करवाना चाहती है तो उसने मेडिकल बॉक्स अंदर रखा। तभी अनामिका को क्रिस्टल के हाथ की चोट दिखाई दी, जिस पर अभी भी काफी सूजन थी। अनामिका ने पूछा, क्या तुमने कल रात को दवाई नहीं लगाई थी? हाँ। क्रिस्टल ने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका एक नज़र में ही पकड़ लेगी। उसने जल्दी से एक्सप्लेन किया, वह कल रात वो आपकी दी हुई ऑइंटमेंट खत्म हो गई थी। उसने बहुत कोशिश की मगर थोड़ी सी ही मेडिसिन बची थी। लेकिन मैंने रास्ते में कुछ नहीं मेडिसिन खरीद कर लाई हूँ, अगर आपको जरूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। ओके। जब वह लोग में हाल में पहुंचे तो क्रिस्टल ने अपना रजिस्ट्रेशन मैसेज जो उसके फोन पर आया था वह दिखाया तो उसे 2 कंटेस्टेंट्स कार्ड मिले। क्रिस्टल डिजाइनर नंबर 16 थी और अनामिका असिस्टेंट नंबर 16। वह अपने कार्ड को दिखाकर बिना किसी परेशानी के वेन्यू के अंदर चले गए। ये क्रिस्टल का ऐसी किसी जगह पर पहली बार था। वह बोली, अनामिका देखो तो यहाँ पर कितने सारे लोग हैं और यहाँ की सजावट कितनी खूबसूरत है। अनामिका ने एक साइन की तरफ देखकर इशारा करते हुए कहा, इस तरफ से चलो। 1 से लेकर 20 नंबर के कंटेस्टेंट को ए एरिया में आराम करना था। अभी एरिया ए में सिर्फ कुछ डिजाइनर और असिस्टेंट थे। जैसे ही है एक क्रिस्टल अंदर आई उसने किसी को अपना नाम बुलाते हुए सुना, क्रिस्टल तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपना नाम सुनकर क्रिस्टल ने उस तरफ वह देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और वह बोली, मायरा, वाह, एक गरीब परिवार से होने के बावजूद भी तुमने इतनी हिम्मत है कि तुम इस तरह की जगह पर आ पाओ। मायरा, जिसने फैंसी कपड़े पहने हुए थे, वह एरोगेंटली क्रिस्टल की तरफ बढ़ने लगी। वह झगड़ा करने के पूरे मूड में थी, लेकिन जैसे ही उसने उसके बगल में खड़ी अनामिका को देखा उसने ऑकवर्डली वाली अपना हाथ नीचे कर लिया जो उसने क्रिस्टल को मारने के लिए उठाया था। तुम लोग सिर्फ यहाँ पर हारने आई हो। मायरा क्रिस्टल को छू तो नहीं सकती थी मगर वह उसका मजाक उड़ा सकती थी। उसने हंसते हुए कहा, जब हार जाओ तो रोना मत। तुम रोयोगी हार के। क्रिस्टल ने हंसकर अपनी हिम्मत रखी की और बोली, तुम ऐसे इंसान हो जिसे डिजाइन्स की कोई समझ भी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह के कॉन्टेस्ट में ही भाग लेने की? मैं इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने आया हूँ। मायरा ने हंसते हुए कहा, किसने कह दिया तुमसे कि मैं यहाँ कंपटीशन में भाग लेने आई हूँ? तुम नहीं आई हो। क्रिस्टल कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखने लगी। हर कोई इंसान तुम्हारी तरह गरीब और स्ट्रगलिंग नहीं होता है। जिस चीज के लिए तुम डेस्परेट हो वह मैं इसी तरह बाहर फेंक देता हूँ। तो फिर क्यों आई हो तुम यहाँ? क्रिस्टल ने पूछा। तुम्हारी पुरानी चोट ठीक हो गई है क्या? अनामिका ने कोल्डली साइड से कहा, और दर्द नहीं हो रहा है? तुम दोनों। मायरा ने उन दोनों की तरफ गुस्से में देखा और पीछे मुड़कर पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उनके आसपास के सारे डिजाइनर हैरान हो गए। कौन सी चोट? क्या मतलब है इनका? क्या आखिरी बार मायरा को इन्होंने नुकसान पहुंचा था? क्या वह क्रिस्टल और उसकी असिस्टेंट थी? ओ माय गॉड, ये तो काफी बड़ी गॉसिप है। मायरा को गुस्से में अपनी सीट पर वापस आते हुए देखकर उसी कंपनी के एक डिजाइनर ने जल्दी से उसे एक कप कॉफी देते हुए कहा, मिस आपकी कॉफी। हूँ। मायरा ने काफी ली और एक सिप लेकर उस गर्म कॉफी उस डिजाइनर की कपड़ों पर फेंकते हुए कहा, क्या तुम मुझे जलाना चाहती हो? आई एम सॉरी। वह डिजाइनर डर गई थी और अपनी जलन को इग्नोर करते हुए उसने जल्दी से माफी मांगते हुए कहा, मैं आपको वार्निंग देना भूल गई, यह गर्म पानी से बना था। मुझसे दूर रहो। मायरा का मूड बहुत ही खराब था। डिजाइनर नंबर 2 ने जल्दी से उसे मिठाई देते हुए कहा, मैम क्या आप ये खाना चाहेगी? मिठाई से आपका मूड अच्छा हो जाएगा। क्या तुम ये चाहती हो कि सुबह सुबह मैं मीठा खाकर मोटी हो जाऊं? और तुम मेरे बदसूरत होने का फायदा उठाकर मेरे बॉयफ्रेंड को फंसा लो? मायरा के ये कहते ही डिजाइनर नंबर 2 जल्दी से डर गई और उसने जल्दी से माफी मांगते हुए कहा, मिस आपसे गलती हो रही है, मेरा वह मतलब नहीं था। कहाँ से लेकर आई हो तुम यह मेरे लिए? किसी घटिया सड़क के ठेले से? मायरा ने उस मिठाई को देखा जो एक लोकल दुकान से थी और इम्पेशेंट होकर चिल्लाई, गेट लॉस्ट। मैं अभी तक कंपटीशन शुरू नहीं हुआ है, क्या मैं आपके कंधे की मसाज कर दूं? डिजाइनर नंबर 3 ने जेंटली आकर कहा। तुम थोड़ी समझदार हो। मायरा ने उसे मसाज करने दिया और फिर तुरंत धीरे धीरे रोते हुए चलाई, क्या तुमने आज नाश्ता नहीं किया है? तुम्हारे हाथ क्यों नहीं चल रहे हैं? ये सुनते ही डिजाइनर नंबर 3 में जल्दी से ताकत बढ़कर उसके कमर अंधे की मसाज करना शुरू कर दी। मायरा ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया जिससे उसे डिजाइनर का बैलेंस बिगड़ गया और वह जाकर दीवार से टकरा गई और दर्द के मारे चिल्लाई, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? तुम सब लोग ये सब कुछ जानबूझ कर रहे हो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। सबके सब निकलो यहाँ से। डिजाइनर नंबर 4 में एक छोटे से फैन के साथ मायरा से कहा, दम्मे साहब थोड़ी हवा खा लीजिए, यहाँ बहुत गर्मी है।
मैं आपको फेनिक कर देती हूँ। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी तरफ फन हिलाने से मेरे बाल खराब हो जाए है? मायरा ने उन चारों की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, अगर तुम लोग इस बार टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बना पाए और उसे क्रिस्टल को नहीं हराया तो अपनी चीज पैक करके ऑफिस से निकलने के लिए तैयार रहना। तुम लोगों जैसे यूजलेस लोगों की कंपनी को जरूरत नहीं है। जी मिस। भले ही वह चारों डिजाइनर गुस्से में अंदर ही अंदर उबल रही थी मगर उनके पास गुस्सा कंट्रोल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं समझ गई। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टल को पता चल गया था। भले ही ये कंपटीशन इंडिविजुअल डिजाइनर के लिए है लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसे कंपटीशन में अपने डिजाइनर को पार्टिसिपेट करवाती है और अगर उनके डिजाइनर अच्छी रैंकिंग नहीं लेकर आए तो उनकी सैलरी कटती है या फिर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। क्रिस्टल ने सामने की सिचुएशन देखी और अनामिका से बोली, यह सारे डिजाइनर डिसूजा परिवार की फैशन कंपनी के लिए काम करते हैं और मायरा हमेशा ही उन्हें इसी तरह परेशान करती है। मायरा बहुत ही एरोगेंट और जिद्दी किस्म की लड़की थी। कंपटीशन शुरू होने वाला है। अनामिका को इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह क्रिस्टल से बोली, तुम यही इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ रेस्ट रूम से। मुझे भी जाना है। क्रिस्टल को मायरा का एरोगेंट डिस्प्ले देखने का कोई शौक नहीं था इसलिए वह अनामिका के पीछे पीछे गई। अनामिका जैसी रेस्टोरेंट से बाहर आई किसी ने उसका नाम लिया। अनामिका। अनामिका ने जैसे ही आवाज सुनने की वह समझ गई कि वह इंसान कौन है। उसने ऊपर कर उठाकर देखा भी नहीं, वह बस अपना हाथ धोकर वहां से जाने लगी। युविका, क्या तुम उसे जानती हो? डिजाइनर नंबर 9 जो युविका के साथ थी उसने युविका की आंखों में गुस्सा देख लिया। लगता है कि न सिर्फ वह अनामिका को जानती है बल्कि नफरत भी करती है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब क्या खुश हो तुम? युविका ने अनामिका का रास्ता रोकते हुए कहा। अनामिका ने अपना सर उठाकर सामने खड़े उसे बेवकूफ लड़की को देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, तुम्हें इस तरह आसपास कूदता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लगता है पिछली बार से तुमने कुछ नहीं सीखा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका और क्रिस्टल के ऊपर हमला होता है जिसमें अनामिका को चोट लग जाती है और अगले दिन कंपटीशन में पहुंचने पर अनामिका को युविका और मायरा दोनों ही मिलते हैं। अब आगे। अनामिका की बातें सुनकर युविका को बहुत गुस्सा आया लेकिन जैसे ही उसने अनामिका के कपड़ों पर टैग देखा जिस पर लिखा हुआ था असिस्टेंट नंबर 16, वह हंसने लगी। मेरे डैड ने तो तुम्हें 6 करोड़ दिए थे, क्या हुआ? क्या तुम्हें सब खर्च कर दिए? अब तुम्हें एक छोटी सी कंपनी की में असिस्टेंट की जॉब करनी पड़ रही है। कहाँ गई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट? तभी डिजाइनर नंबर 9 जिसके साथ युविका आई थी उसने कहा, वह यहाँ पर ओबरॉय फैशन कंपनी की तरफ से आई है, वह उन्हीं के लिए काम करती है। वेट, क्या तुम्हारा मतलब है इंडिया से रिचेस्ट फैमिली ओबरॉय फैमिली? एग्जैक्टली। ये सुनते ही एम्बारासमेंट युविका के चेहरे पर दिखाई देने लगी मगर फिर भी उसने खुद को ठीक करके कहा, भले ही वह करोड़ों की कंपनी हो मगर ये तो है तो सिर्फ एक असिस्टेंट ही जो छोटे मोटे काम करती है, वह जिंदगी बहुत मुश्किल होगी। अनामिका बिल्कुल शांत रही। बिना मेहता परिवार के तुम तो बर्बाद हो गई होती। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अभी के अभी घर जाकर घुटनों के बल बैठकर मेरे पेरेंट्स से माफी मांगती। शायद वह तो इससे थोड़े खुश होकर तुम्हें कुछ पॉकेट में नहीं देते थे। शायद तुम्हें एक बोलता और चलती हुई गुड़िया बनाकर अच्छा लगता है मगर मुझे नहीं। अनामिका ने युविका के कपड़ों पर लगा हुआ टैग देखा जिस पर भी असिस्टेंट लिखा हुआ था। वह यहाँ डिजाइनर नंबर 9 के साथ आई थी। तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मुझे एक पल के लिए लगा कि तुम यहाँ डिजाइनर हो। अनामिका के पास वक्त नहीं था। वह यहाँ से जाना चाहती थी लेकिन युविका ने उसे फिर से रोकते हुए कहा, मैंने ये टैग पहना है और कंपटीशन में भाग ले रही हूँ ताकि मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिल जाए। तुम्हारी तरह छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं आई हूँ, हम दोनों एक नहीं है। और फिर डांस फाइल के साथ बोली, मैं अपने परिवार की इकलौती बेटी हूँ और पूरा फैमिली बिजनेस मेरा होगा। मैं बस यहाँ पर इंडस्ट्री में कैसे काम होता है ये देखने आई हूँ, और तुम्हारा क्या? अनामिका को उसकी बात बहुत हंसी दिला रही थी। उसने धीरे हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फैमिली बिजनेस 2 महीने से ज्यादा टिकेगा? अनामिका की यह बात सुनकर युविका को काफी डर लगा और उसने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी फैमिली बनक्रिप्ट होने वाली है। बकवास बंद करो, युविका गुस्से में चिल्लाए और जाती हुई अनामिका को देखकर बोली, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, एक गरीब परिवार की बेटी जिसे काम करना पड़ता है। अगर मैं बनक्रिप्ट भी हो गई तो तुमसे बेहतर ही रहूंगी। तो फिर देखेंगे हम, अनामिका ने कहा और वहां से ब्रेक एरिया की तरफ चली गई। युविका गुस्से में पागल हो रही थी। युविका कौन थी वह? डिजाइनर नंबर 9 खुद को पूछने से रोक नहीं पाई लेकिन युविका ने दांत पिसे और अनामिका को जाते हुए देखकर बोली, कोई नहीं, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं कि वह कौन है।
युविका को एक सफाई कर्मचारियों ने बड़ा किया था और उसे डिजाइन के बारे में कुछ नहीं पता था। वह यहाँ बस एक असिस्टेंट के तौर पर आसपास का माहौल देखने और थोड़ा सा शो ऑफ करने आई थी, जिससे उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाए और परमार परिवार का टेंशन वह फिर से पा सके। भले ही वह यहाँ एक असिस्टेंट थी, मगर वह डिजाइनर उसी की कंपनी की थी जो उसका हर एक इशारा मान रही थी। तुम्हें उस असिस्टेंट और उसकी डिजाइनर को हराना है किसी भी कीमत पर, समझ में आई बात? ओके। डिजाइनर नंबर 9 मान गई और उसने मन ही मन याद कर लिया कि अनामिका और क्रिस्टल कैसे दिखते हैं। अनामिका ब्रेक एरिया में वापस आई ही थी, तभी एक उसी की उम्र की लड़की जो काफी एरोगेंट दिख रही थी, उसकी नजर उसके ऊपर पड़ गई। अनामिका, अपना नाम सुनकर अनामिका ने ऊपर देखा, लेकिन उसने अपने सामने खड़ी महंगे चीजों से लदी हुई लड़की को पहले कभी नहीं देखा था। लगता है नेशनल डिजाइनिंग कंपटीशन का स्टेटस काफी को हो गया है, तभी तो एक जैसे बेशर्म लड़की भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। उस अमीर लड़की के कमेंट ने तुरंत आसपास के सभी लोगों का ध्यान अनामिका की तरफ अट्रैक्ट कर दिया, जो काफी कंफ्यूज दिख रहे थे। वही उस अमीर लड़की की बात सुनकर क्रिस्टल को गुस्सा आ गया और वह चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम और क्या बकवास कर रही हो? अनामिका और बेशर्म, क्या तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है या फिर आंधी हो गई हो? माफी मांगो अभी। उस अमीर लड़की ने ये क्रिस्टल की तरफ देखा और उसे बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया, बल्कि अनामिका की तरफ देखकर हंसते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कौन हो? तुम एक बस छोटी सी असिस्टेंट हो और तुम किसी और के फियांसे को चुराने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें अपनी जगह नहीं पता? तुम बेशर्म हो, मुझे तो तुम जैसे लोगों के सामने खड़ा होने में भी शर्म आती है। ये सब सुनकर अनामिका को भी गुस्सा आने लगा। तुम होती कौन हो दूसरे लोगों की पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व होने वाली? तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो क्योंकि मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी दिल की है, मगर मैं नहीं। वह अमीर लड़की अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही अनामिका ने नहीं 2 कदम आगे लेकर उसे गले से पकड़ा और उसे दीवार से उठा दिया। सब लोग सामने का नजारा देखकर हैरान हो गए। वह लड़की हैरान हो गई और उसके गले में दर्द होने लगा। वह चिल्लाई, क्या कर रही हो तुम? अगर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तो हॉस्पिटल जो इस तरह मेरे पास आकर पागल वाला बिहेवियर मत करो, वरना तुम चाहती हूँ कि मैं अपने तरीके से तुम्हें ठीक करूँ। वह अमीर लड़की अनामिका के स्ट्रांग ऑरा से डरने लगी थी। उसने अनामिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, जाने दो मुझे। कौन है बेशर्म? अनामिका ने अपनी पकड़ टाइट करते हुए कहा, अगर तुमने अभी कभी सारी चीज क्लियर नहीं की तो आज यहाँ से जिंदा नहीं जाओगी तुम। अनामिका, शांत हो जाओ। क्रिस्टल को डर था कि अनामिका अगर गुस्से में आ गई तो वह यहाँ मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, हर इंसान को कल रात की तरह मारना शुरू कर देगी। तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे साथ कुछ कर सको। तुम्हें भरोसा हो या फिर ना हो। उस लड़की ने अपनी बात खत्म की ही थी कि अनामिका ने उसका गला इतनी तेज जी से पकड़कर दबाया कि उसका चेहरा लाल हो गया और उसे सांस लेने में घुटन होने लगी। छोड़ो मुझे, मुझ में सब्र बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है। अनामिका आज सुबह से ही बुरे मूड में थी क्योंकि देवांश का दिया हमको गिफ्ट खराब हो गया था और यहाँ आकर हर कोई उसे परेशान करने पर तुला हुआ है। तुम किसी और के फ्यांसे को चोरी करने की कोशिश कर रही हो और तुम्हें लगता है कि तुम सही हो। वह लड़की लंबी लंबी सांस लेते हुए बोली, जैसा कि मैंने सोचा था, तुम जैसी लड़कियों में शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। तुम ये बात भी मानने के लिए तैयार नहीं होगी, तुम गलत हो। किसने कहा ये? पागल हो क्या तुम? क्रिस्टल उस लड़की की तरफ देखकर चिल्लाए और फिर उसने अनामिका को शांत करते हुए कहा, अनामिका गुस्सा मत करो, छोड़ो पहले उसे। लेकिन अनामिका ने अपनी पकड़ टाइट कर दी। उसने अमीर लड़की को लग रहा था कि उसकी सांसें किसी भी वक्त रुक जाएगी। उसने सारी हिम्मत इकट्ठा की और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, नताशा। ये सुनते ही अनामिका ने उसे छोड़ दिया और उसे समझ में आ गया कि हो क्या रहा है। वह अमीर लड़की नीचे जमीन पर गिर गई तो बाकी सारे डिजाइनर उसकी मदद करने के लिए आ गया है। ओ माय गॉड, उसका गला लाल हो गया है, कोई जल्दी से फर्स्ट एड लेकर आओ। वह लड़की है कौन? वह तुम्हारा गला इस तरह कैसे पड़ सकती है? ये खन्ना परिवार की बेटी है, अगर इसके साथ कुछ हुआ ना तो तुम कंसीक्वेंसेस बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अभी के अभी माफी मांगो, वरना यह अगर खन्ना परिवार तक पहुंचा तो तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। आसपास के लोगों ने उसे अमीर लड़की के पक्ष को लेकर अनामिका को बोलना शुरू कर दिया। खन्ना परिवार का नाम आते ही अनामिका जान गई कि वह कौन है। वह नताशा की दोस्त नायरा है। उसके परिवार की अमीर होने की वजह से कोई भी उसे ऑफेंड नहीं करना चाहता था। किसी को भी वह एक्सपीरियंस चाहिए जो अभी अभी इसने महसूस किया है, तो आगे बढ़ो। अनामिका ने कोल्डली कहा और चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। उसकी नजरें महसूस करके वह सारी डिजाइनर इतना डर गई कि उन्हें सांस लेने की हिम्मत नहीं बची और उन्होंने अपना सर नीचे कर दिया।
उनका पहला वाला एरोगेंस बिल्कुल गायब हो गया था। उन्होंने अभी अभी अपनी आंखों के सामने देखा था कि कैसे अनामिका ने नायरा के गला पकड़ लिया था। अनामिका का ये गुस्सा और ठंड और बिल्कुल देवांश ओबरॉय से मिलता था। दोनों के दोनों ही डरावने हैं जो लोगों को डरा सकते हैं। अनामिका ने कोल्डली नायरा की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त ने बताया नहीं कि जिसके बारे में वह बात कर रही है वह किसका फियांसे है? क्या मतलब है तुम्हारा? नायरा कुछ बार खांसी और फाइनली अपनी सांसों को कंट्रोल में करके अनामिका से बोली, यह ऐसी खबर है जिसके बारे में सारे अमीर परिवारों को पता है। क्या तुम यहाँ पर अफवाह फैला रही हो? अनामिका ने एक भी शब्द नहीं कहा, बल्कि उसने अपना फोन निकाला और नताशा का नंबर डायल करके उसे स्पीकर पर कर दिया। उसे यह नंबर तब मिला था जब वह पहली बार परिवार में आई थी। उनके पेरेंट्स के सामने नताशा नंबर के लिए बहुत जिद की थी और यह कहा था कि वह लोग एक साथ घूमने जा सकते हैं और बहनों की तरह रह सकते हैं, जिसके लिए उसे नंबर चाहिए। अनामिका को उसके साथ अच्छी बहन होने का कोई नाटक करना जरूरी नहीं था, लेकिन उसके पेरेंट्स अनकंफर्टेबल ना हो जाए इसलिए उसने ये नंबर सेव कर लिया था, मगर कभी कॉल नहीं किया। थोड़ी ही वक्त में दूसरी तरफ से कॉल उठ गया और नताशा की आवाज आई, दीदी। उस स्वीट आवाज में जैसे ही नताशा ने अनामिका को दीदी कहा, नायरा हो गई, क्या हो रहा है? नताशा सामने खड़ी लड़की को दीदी क्यों कर रही है? क्या वह एक्चुअली रिलेटेड है? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अनामिका ने थोड़ी सी चिढ़ी हुई आवाज में कहा। क्या तुम अनामिका दीदी नहीं हो? नताशा थोड़ा कंफ्यूज हो गई। वह घर पर थी अपने पेरेंट्स के सामने जहां उसे अच्छी बच्ची होने का नाटक करना था। उसने पूछा, दीदी क्या आप आज कंपटीशन में नहीं गए हो? क्या किसी चीज में मेरी मदद की जरूरत है? ये सुनते ही यह श्रवण जी और सीता जी ने तुरंत नताशा को अनामिका को कॉल स्पीकर पर करने के कहा और उसे पूछने लगे कि कहीं वह जरूरी डॉक्यूमेंट या फिर आईडी तो नहीं भूल गई घर पर। क्या उसे किसी भी चीज में मदद की जरूरत है? वह अनामिका की किसी भी तरीके से मदद करना चाहते थे। नताशा ने भी अच्छी बच्ची बनने के लिए अपने पेरेंट्स के सामने फोन स्पीकर पर कर दिया। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, देवांश की सगाई किससे होने वाली है? अनामिका के अचानक इस सवाल ने नताशा को हैरान कर दिया। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से अनामिका ने फोन करके ये सवाल क्यों पूछा। क्या हो रहा है? श्रवण और सीता जी भी और कंफ्यूज थे। कंपटीशन के पहले अनामिका फोन करके ये सवाल क्यों पूछ रही है? हाँ, अनामिका की कोल्ड आवाज ने नताशा को रियलिटी में वापस लाया। भले ही वह नहीं जानती थी कि अनामिका की सवाल क्यों पूछ रही है और या फिर उसके इंटेंशन क्या है, लेकिन अपने पेरेंट्स के सामने उसने एक प्यारी और जेंटल स्माइल के साथ कहा, ऑफ कोर्स तुम हो जिससे उनकी सगाई होगी। अनामिका ने जवाब सुनते ही तुरंत कॉल कट कर दिया और फिर नायरा की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है? वही नायरा नताशा की बातों से हैरान थी। नताशा ने ही है इस लड़की को बहन क्यों कहा और उसने ये क्यों कहा कि यह लड़की देवांश की फियांसे है? हो क्या रहा है? वह पक्का नताशा की ही आवाज थी। वही ओबरॉय मेंशन में नताशा कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से अनामिका ने फोन क्यों कट कर दिया और जब उसने दोबारा कॉल लगाया तो किसी ने नहीं उठाया। नताशा हो क्या रहा है? अनामिका की आवाज से वह गुस्से में लग रही थी, तुम्हारे और देवांश के बीच में क्या है? डैड, मॉम आप गलत समझ रहे हैं, हमारे बीच में कुछ नहीं है। नताशा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से एक्सप्लेन किया, मुझे नहीं पता कि अचानक से दीदी मुझे इतना गुस्सा क्यों हो गई। चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें मैसेज करके पूछ लेती हूँ। कंपटीशन शुरू होने वाला है, उसे डिस्टर्ब मत करो, उसे फोकस करने दो। भले ही सीता जी ने यह बात कह दी थी मगर उनके अंदर से यह फीलिंग आ रही थी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्हें लगा कि अनामिका एक बार वापस आ जाए तो वह आमने सामने बिठाकर पूछ लेंगे। ओके। नताशा ने टेम्पररी तौर पर अपने बेचैनी को काबू में कर लिया और सोचने लगे कि इस बार अनामिका क्या करने वाली है। अगर उसे पता होता कि अनामिका ये पूछने वाली है तो वह फोन को स्पीकर पर रखते ही नहीं। ठीक वही दूसरी तरफ कंपटीशन की बेल बज गई। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट लाइक जरूर कीजिए।